नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज रिवीजन, यानी कि अब अपन रोज़ डेली एक एक पार्ट को निपटाएंगे और एक पार्ट के मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक पार्ट में तो पूरा समझाऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है इन क्वेश्चन को। पूरा जो बुक वाइज है अपन समझेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपकी क्वेश्चन आंसर से संबंधित, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके बारे में व्याख्या की जाएगी। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। और वीडियो को एक लाइक भी कर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस पार्ट को आसानी से समझ पाए। मैं बिल्कुल सरल व आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 1, ईंटें, मनके तथा हस्तियाँ, हड़प्पा सभ्यता। तो इस पार्ट में अपन को क्या पढ़ना है क्वेश्चन, मतलब इस पार्ट में से आएंगे आपके 3 क्वेश्चन। एक आएगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आएगा आपके अति लघुत्तरात्मक, और आपके आएगा 4 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार से आपके इस पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। तो अपन समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, और अपन चैप्टर वाइज समझ रहे हैं तो पूरा जो पार्ट है उसकी तरफ अपन नज़र डालेंगे। तो अपन बात करते हैं पार्ट में। पहला ही अपन पार्ट खोलते से ये फोटो मिलता है आपको, हड़प्पाई मोहर। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो इसमें लिखा हुआ है हड़प्पाई जो मोहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मोहर। क्या है? मोहर है। जिस मोहर पे ये इस प्रकार से मोहर बनाई जाती है, इस पे जो जानवर का चित्र मिलता है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये हड़प्पाई सभ्यता है, ये इसका काल निर्धारण कब से कब तक किया गया। तो ये प्रश्न है 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच है जो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल निर्धारण किया गया। अब आगे चलते हैं। फिर आरंभ और निर्वाह के तरीके, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो इस क्षेत्र विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। अपनी विशिष्ट निर्माण शैली से संबंध था तथा इसके संदर्भ में कृषि, पशुपालन, शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। आमतौर पर बस्तियां छोटी होती थी, इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाके जलाए जाने के संकेत मिलते हैं, कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने के भी संकेत मिलते हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता इसके बीच क्रमबंग था, यानी कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था तो वो आरंभ किस प्रकार से था। तो यहाँ पे छोटी घर थे, छोटे छोटे जो मृदवान शैली से संबंधित थे, तो इस प्रकार से था इसका आरंभ। अब पढ़ते हैं जीवन निर्वाह के तरीके की, यहाँ के लोग किस प्रकार से जीवन निर्वाह करते थे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में भी समझते हैं। आपने 1 व 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहाँ नदियाँ थी। कहाँ थी? नदियाँ, जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल समान होते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से अपना जीवन प्राप्त, मतलब जो भोजन है वो प्राप्त करते थे, जिसमें मछली शामिल है। तो इस प्रकार से वो अनाज का कार्य करते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि आहार संबंधी आदतों की विषय की जानकारी करने में सफल हो पाए हैं। तो जो पादपों वनस्पति का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पुरा वनस्पतिज्ञ। ये क्या कहलाते हैं? पुरा वनस्पतिज्ञ कहलाते हैं, जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं, जो इन चीज़ों में विशेषज्ञ थे। जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल से क्या क्या मिला है? तो अनाज के, गेहूँ के दाने मिले हैं, दाल, सफ़ेद चना, तिल, जौ, बाजरा, ये चीज़ें प्राप्त हुई है। एक ये छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि बाजरे के दाने किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो बाजरे के दाने इसमें लिखा हुआ है जैसे गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने कहाँ कम प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में जानवर की हड्डियाँ मिली है, जिसमें सुअर, भैंस, बकरी, तो इनकी हड्डियाँ मिली है, और साथ ही में पक्षियों की भी हड्डियाँ मिली है। ताकि कुल मिला के इसमें ऐसा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह जीव जानवरों साथ में आके टक्कर करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, और यह कंदमूल फल से भोजन प्राप्त करते थे। तो इसको आपको इस प्रकार से समझना है। कृषि प्रौद्योगिकी, अब समझेंगे हम क्या? कृषि प्रौद्योगिकी। तो यहाँ की जो कृषि प्रौद्योगिकी है वो भी बहुत एडवांस लेवल की थी, क्योंकि उस ज़माने में भी जो वृषभ है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, वास्तविक कृषि विधियों के लिए स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों की छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन व मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद मानते हैं कि खेत को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था और बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान व बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल प्राप्त हुए। ये भी आपका छोटा क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि किस किस स्थान से जो वृषभ हैं वो प्राप्त हुए हैं, वृषभ के जो खिलौने वो प्राप्त हुए हैं। तो
ये प्राप्त हुए हैं चोलिस्तान व बनावली से प्राप्त हुए। बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कालीबंगा है वहाँ से किसके साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और साथ ही जो हवन है, हवन के जो साक्ष्य वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इस खेत में हल रेखा एक समूह को समकोण पर काटती है इस प्रकार से। और साथ ही पुरातत्वविद ने फसल की कटाई के प्रयुक्त के लिए औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है कि हड़प्पा के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए फलकों का इस्तेमाल करते थे या फिर यह धातु के औजार का इस्तेमाल करते थे। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान के शोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके छोटे क्वेश्चन में कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये पूछे गए हैं, ये मिले हैं शोरतुगई से, परंतु पंजाब व सिंध से नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई, गाद यानी कि मिट्टी से भर गई। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के अतिरिक्त किया जाता हो। इसके अलावा धोलावीरा गुजरात से मिले जलाशय से यह बात संभव है कि कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता होगा। कृषि जो है वो जल संचयन हेतु किया जाता होगा। तो ये जो अवतल चक्की है इसके साक्ष्य, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके आ सकता है, जो आपका 4 नंबर का जो निबंधात्मक प्रश्न है तो उसके रूप में आ सकता है ये। तो आज इसको पूरा समझेंगे। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, संभवतः हड़प्पा सभ्यता में सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए अब इसके बारे में समझते हैं। मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। 2 भागों में विभाजित था। इसका छोटा भाग जो ऊंचाई पर बनाया गया था ये क्या था? ये दुर्ग था। और जो नीचे स्थल पर बनाया था ये था निचला शहर। तो ये इस प्रकार से संरचना थी। जो ये दुर्ग है और ये क्या है? निचला शहर। इनके चारों तरफ ये परकोटे की दीवार बनी होती थी। इन्हें क्रमशः निचला शहर नाम दिया गया। दुर्ग ऊंचाई के कारण यहाँ की संरचनाएं कच्चे ईंटों के चबूतरे पर बनी। दुर्गों को दीवार से घेरा गया जिसे परकोटा कहा जाता है। और इसका अर्थ यह है निचले शहर में अलग, निचले शहर से इसे अलग कर दिया गया। साथ ही जो दुर्ग है, दुर्गों में कौन रहते थे? शासक वर्ग रहते थे, जिनका, क्योंकि इतनी बड़ी जो सभ्यता है उसको चलाया जाना बहुत मुश्किल था। तो जो अमीर वर्ग थे, जो शासक वर्ग थे, वो दुर्ग में रहते थे। और जो निचला शहर था वहाँ पर सामान्य किसान वर्ग के लोग रहते थे। निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया। इसके अतिरिक्त भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि एक श्रमिक प्रतिदिन घनी मिट्टी धोता होगा, तभी आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवस अर्थात बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। यहाँ एक चबूतरे को बनाने के लिए सारा भवन का निर्माण चबूतरा पर एक निश्चित क्षेत्र तक किया गया। उसके बाद उसके क्रियान्वयन किया गया। नियोजन अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल है, जो भले धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई, इसके निश्चित एक अनुपात पर बनाई जाती थी। साथ ही इन ईंटों को पकाकर बनाया जाता था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। नालों का निर्माण, ये भी जल निकास प्रणाली यहाँ की बहुत अद्भुत प्रणाली थी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। हड़प्पा शहरों की सबसे जो अनूठी विशेषताओं में से एक है वो है जल निकास प्रणाली। यदि आपने निचले शहर के नक्शे को देखें तो जान पाएंगे कि सड़कों व गलियों को लगभग एक समान ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाया गया। इसमें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो सड़कें हैं ये एक दूसरे को किस प्रकार से समकोण पर इस प्रकार से काटती थी, जो वर्तमान समय में देखा जा सकता है। साथ ही इनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया और घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ा गया। और प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार गली से सटी होना आवश्यक था। इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं गृह स्थापत्य कला। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका। मोहनजोदड़ो निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। इसमें आंगन पर केंद्रित होता था। ये आपको पता है जो अपना नॉर्मल घर रहता है वो भी आंगन पर केंद्रित होता है, जिसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। और आंगन खाना पकाने व कटाई आदि गतिविधियों के लिए खास केंद्र था, खासकर गर्मों व शुष्क मौसम में। और यहाँ अन्य रोचक पहलू यह था, यहाँ पर एकांतता का महत्व था। भूमि तल से बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं होता था। और साथ ही जो घर है वो पक्की ईंटों की जो फर्श है उससे बनाया एक स्नानागार होता था और नालियाँ होती थी। और साथ ही में छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। साथ ही यहाँ पर कुएँ मिले हैं, 700 कुएँ की संख्या थी यहाँ।
और कुएं का निर्माण एक ऐसे कक्ष में किया जाता था जिसमें बाहर से आया जा सकता है, जिसका प्रयोग राहगीर द्वारा किया जाता हो। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं कि आपको सिंपल से ही लिखना है अपने घर में क्या होता है। अपने घर में एक आंगन होता है, उस आंगन में क्या करते हैं, तो उस आंगन में कटाई बुनाई का कार्य करते हैं। जैसे गर्मी या अर्धशुष्क का मौसम रहता है वहाँ पर, तो धूप में बैठते हैं साथ ही। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके अलावा ईंटों की फर्श पर बना एक स्नानागार होता था, जैसा कि अपने घर में है, ईंटों की फर्श पर बना एक स्नानागार होता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके आंसर को, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो। उसके बाद में दुर्ग पर ऐसे संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसमें एक माल गोदाम, जिसकी एक ऐसी विशाल संरचना है जो ईंटों से बने हुए निचले हिस्से के शेष थी, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने होते थे, जो कि बहुत पहले ही नष्ट हो गए। ये तो माल गोदाम की संरचना ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष है। क्या था आपका विशाल स्नानागार, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार, आंगन में बना आयताकार जलाशय जो चारों ओर से घर व गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसमें उत्तरी व दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ होती थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों व जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया जाता था। साथ ही इसके तीनों ओर कक्ष बने होते थे जिसमें एक बड़ा कुआं होता था। जलाशय से पानी बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में गली और दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थी। इसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने हुए एक नाले में मिल जाती थी। इस संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के लिए मिलने में प्रतीत होता था। इसका उपयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था। ये तो अपन ने पढ़ ली किताब की लाइन। अब समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता था। तो जो ये जलाशय है, तो ये जलाशय इस प्रकार से बना होता था। ये आयताकार होता था और इस जलाशय में सीढ़ियाँ बनी होती थी उत्तर व दक्षिण में, ताकि नीचे जा सकें और वहाँ पे स्नान कर सकें। और साथ ही जो जिप्सम का प्रयोग करके यहाँ पर इसको जलबद्ध किया जाता था, नहीं तो पानी पूरा बह जाए। जैसे आजकल का स्विमिंग पूल होता है ना, तो उसी प्रकार से ये था जलाशय। और ये इसके चारों ओर क्या रहते थे, इसके चारों ओर कमरे बने होते थे ये इस प्रकार से। और इसमें 8-8 कमरे, अलग अलग, एक दिशा में 8 कमरे और एक दिशा में 8 कमरे, तो इस प्रकार से ये होता था। तो ये है दुर्ग का नक्शा। फिर बात करते हैं सामाजिक भिन्नताओं में। तो शवाधान भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी हो जाती है इस पाठ की। शवाधान आपको याद है सर कि मिस्र के विशाल पिरामिड, जिसमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन परिचित थे। इसमें पिरामिड राज के शवाधान होते थे जिसमें बड़ी संख्या में धन संपत्ति जो है वो दफनाई जाती थी। हड़प्पा से मिले शवाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्तों को ईंटों की चिनाई करके बनाया जाता था। ये विधाएं सामाजिक होती थी, सामाजिक भिन्नताओं का संकेत देती थी। ये किस प्रकार से सामाजिक भिन्नताओं का संकेत देती थी, जैसे कोई अमीर वर्ग है तो उसमें सोने चांदी के जो मनके हैं उनसे निर्मित जो आभूषण है तो वो दफनाए जाते थे। साथ ही बात करें नॉर्मल लोग, जो मतलब अमीर नहीं होते थे, वो सामान्य परिवार के होते थे, तो उनको सीधा ही दफना दिया जाता था। उसमें कम कीमती जो थे वो आभूषण दफनाए जाते थे। एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मरणोपरांत भी प्रयोग किया जा सकता था। और इस प्रकार से ये दर्पण मिला है जो कि तांबे का दर्पण है। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान के उत्खनन से यह प्राप्त हुआ है कि एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण प्राप्त हुआ। कहीं कहीं पर मृतकों के लिए तांबे के दर्पण को भी दफनाया जाता था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी है, यह मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। यानी कि इसका मतलब यूँ है कि जो व्यक्ति मर जाता था तो उनको दफनाते थे, तो दफनाने के साथ साथ उनके जो मनके हैं, जो आभूषण हैं बहुकीमती, तो उन आभूषणों को दफनाया जाता था। तो जो 1980 के दशक में जो हड़प्पा के कब्रिस्तानों का उत्खनन हुआ, तो इसमें जो एक मनुष्य की खोपड़ी पाई गई, उसके आसपास मनके प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को समझा जा सकता है। विलासिता वस्तुओं की खोज, ये भी देखा जाता है। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए पुरातात्विद मोटे तौर पर उपयोगी विलासिता की वस्तुओं
का कार्य करते थे। पहले वर्ग में जो रोजमर्रा की वस्तुएं उनको सम्मिलित, जिसमें पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ तो आसानी से बनाया जा सकता है और ये चीज़ें हर किसी के यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ये फ्योन से बना हुआ पात्र, तो ये कुछ एक ही लोगों के पास होती है। तो इससे यह पहचाना जा सकता है कि जो अमीर वर्ग है वो फ्योन से बने हुए पात्रों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुकीमती है। और ये किस प्रकार से बनाया जाता है तो ये भी देख लेते हैं। तो ये घिसी हुई रेत, बालू, रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। इसके छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते हैं क्योंकि इनका बनाना कठिन था। ये आप देख लेते हो, इसकी आकृति थोड़ी परफ्यूम जैसी है। तो इस प्रकार से ये परफ्यूम था। इस स्थिति में तब स्थिति और जटिल हो जाती है जब रोज़मर्रा के प्रयोग में ऐसी वस्तुओं जैसे तकलिए जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थों से मिलती है, इसका वर्गीकरण फिर विलासिता की वस्तु के रूप में किया जाएगा। जब हम ऐसी पुरा वस्तुओं का वितरण का अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। छोटी बस्तियों में ऐसी चीज़ें नहीं मिली है। उदाहरण के लिए फ्योन से बना लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे मैंने आपको बताया दिया परफ्यूम। फिर उसके अधिकांशतः मोहनजोदड़ो में कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं प्राप्त हुए हैं। सोना दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था, इसलिए यह कई स्थानों पे मतलब बहुत कम स्थानों पे प्राप्त हुआ है। और जैसे जो मिट्टी के मृदभांड है जो आपके मन के हैं, तो ये तो हर जगह से प्राप्त हो गए जो कीमती नहीं थे। लेकिन जो मतलब कीमती वस्तुएं जो मतलब फ्योन से बना हुआ पात्र है, सोने चांदी है, तो यह कुछ ही जगहों पे प्राप्त होते हुए हैं। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर भी अमीर व गरीब वर्ग रहता था। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। जुड़े रहें इसी प्रकार एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक के साथ, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं इसी प्रकार से एक पार्ट वाइज आपको जो चैप्टर है वो पूरा समझा दूंगा, फिर उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।